हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, रिटायरमेंट डेट, उन सब में ये गुडविल यूज होने वाला है। तो चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। चैप्टर में से 4 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 1 से 2 मार्क्स की थ्योरी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुडविल, सबसे पहले समझते हैं कि गुडविल होती क्या है। इस वीडियो में आप गुडविल का बेस समझ जाएंगे। आने वाले जितने चैप्टर्स है उनका बेस समझ जाएंगे। आपको इस वीडियो के बाद वॉल्यूम 1 जितनी भी है आसान लगने लगेगी, क्योंकि ये बेस है आने वाले चैप्टर्स का। सबसे पहले समझते हैं हम गुडविल होती क्या है। तो मैं एग्जांपल से ही समझाता हूँ गुडविल होती क्या है। बेसिकली इसको रेपुटेशन कह सकते हैं हम। रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब ख्याति। ख्याति होती है, जैसे मान लीजिए कि बिजनेस है, ये बिजनेस है किसी का, ठीक है। इसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है मार्केट में। इसकी रेपुटेशन, क्योंकि कस्टमर आते हैं ना, इसकी शॉप में भीड़ लगी रहती है। ये शॉप है, इसकी शॉप में काफी कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है सुबह से शाम तक। क्यों? क्योंकि इसकी रेपुटेशन ज्यादा है मार्केट में। अब रेपुटेशन ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके प्राइस लो होंगे, इसके जो गुड्स हैं उसका प्राइस लो होगा, क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो लोग इस पे ज्यादा प्रेफर करते होंगे आना। तो इसकी रेपुटेशन ज्यादा है, मतलब इसकी गुडविल अच्छी है मार्केट में। इसकी गुडविल अच्छी है मार्केट में, तो उसकी रेपुटेशन ज्यादा है, मतलब गुडविल। तो ये समझ गए कि गुडविल होती क्या है। अब बेसिकली गुडविल निकाली क्यों जाती है, और गुडविल कितने टाइप के होते हैं ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि गुडविल होते कितने टाइप के हैं। आपने ये समझ लिए कि गुडविल होती क्या है, ठीक है। अब गुडविल जो है बच्चों, बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक सेल्फ जनरेटेड होती है, एक होती है परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड में जो ओनर होता है बिजनेस का, वो काफी सालों से अब मेहनत करता है, अपने बिजनेस को खड़ा करता है, मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाता है, गुडविल बढ़ाता है अपनी। तो ये होती है सेल्फ जनरेटेड, मतलब खुद से ही मेहनत करा, काफी साल लग जाते हैं सेल्फ जनरेटेड करने में, एक रेपुटेशन बनाने में मार्केट में। परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल वो होती है कि हमने किसी का बिजनेस को खरीदा, हमने किसी के बिजनेस को खरीदा, और जिसके बिजनेस को खरीदा उसकी मार्केट में पहले से गुडविल बनी हुई है। मान लीजिए सेल्फ जनरेटेड में ये ए की बिजनेस है, ये ए का बिजनेस है, इसकी गुडविल काफी अच्छी है मार्केट में। अब एक बंदा है बी, बी, ये ए है, ये बी है। अब बी ए के पास आता है ए का बिजनेस खरीदने के लिए। ए को अपना बिजनेस बेचना पड़ रहा है, इसने सेल्फ जनरेटेड अब गुडविल बनाई अपनी, ठीक है, काफी साल मेहनत करे, किसी वजह से अब इसको अपना बिजनेस बेचना पड़ रहा है। अब बी खरीदता है ए से उसका बिजनेस। तो बी खरीद रहा है तो उसकी गुडविल भी तो खरीद रहा होगा, उसकी गुडविल भी खरीद रहा है, बिजनेस के साथ साथ तो गुडविल भी खरीद रहा है। तो इसको कहते हैं परचेज गुडविल, क्योंकि ये किसी की गुडविल को खरीद रहा है, किसी की जमी जमाई दुकान को खरीद रहा है, बिजनेस को खरीद रहा है, तो एक तरह से उसका गुडविल भी खरीद रहा है। तो गुडविल खरीद रहा है तो कैश का आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश का आउटफ्लो होगा। अब जब आउटफ्लो हो रहा है कैश का, तो ये हमारी बैलेंस शीट में शो होगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्यों? क्योंकि जो हमारी गुडविल होती है वो इंटेंजिबल एसेट होती है। अब हमें ये पता चला कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होती है।
तो परचेज गुडविल में हमेशा आउटफ्लो होता है कैश का, तो इसीलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाई जाएगी। ठीक है, मतलब कि अपेयर होती है, अपेयर्ड होती है। अब सेल्फ जनरेटेड होती है, उसने खुद ही अपनी रेपुटेशन बनाई, खुद भी गुडविल को जनरेट किया, तो ना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। जब कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है तो बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाई जाएगी। सिंपल, सिंपल सी बात है, ना कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ना ही बैलेंस शीट में दिखाई, क्योंकि उसने तो खुद ही जनरेट करी है। तो हमें ये बात पता चल गई। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि गुडविल होती क्या है, गुडविल कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, हमने ये भी सीखा। ठीक है, अब उसके बाद हम गुडविल को निकालते क्यों हैं, निकालते क्यों हैं ये सीखते हैं। तीसरा पॉइंट, 2 चीज मैंने अभी बता दिया, अब निकालते क्यों हैं। अब देखो, ये बिजनेस है ए का, मैंने जैसे भी एग्जांपल से बनाया, सब चीज मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, बहुत ही इजी तरीके से आपको गुडविल समझ आ जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बिजनेस है, अब उसमें प्रॉफिट कैसे हो रहा है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, क्योंकि इसकी गुडविल ज्यादा है, रेपुटेशन ज्यादा है। गुडविल से ही तो लोग इसके पास आ रहे हैं, मतलब इसकी रेपुटेशन बनी हुई है काफी सालों से, काफी सालों से रेपुटेशन बनी है, कस्टमर इसके पास काफी भीड़ लगाए रहते हैं। तो जब भीड़ लगाए रहते हैं तो इसका प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि प्रॉफिट का सीधा सीधा संबंध गुडविल से होता है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि गुडविल ज्यादा है तो इसीलिए प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है इसका, मार्केट में इसकी रेपुटेशन ज्यादा है। सीधा सीधा संबंध हुआ ना गुडविल का। तो अगर प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है, प्रॉफिट का तो देखो बैलेंस शीट बनती है, सब चीज होता है, प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है कि हाँ बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ। तो अगर प्रॉफिट का सीधा सीधा संबंध गुडविल से होता है, तो गुडविल की भी कैलकुलेशन होगी ना, होगी कि नहीं। जैसे मैंने यहाँ बताया कि परचेज गुडविल, बी ने ए का बिजनेस खरीदा, तो जब ए का बिजनेस खरीदा तो बिजनेस के पैसे तो देगा, बिजनेस के पैसे तो बी ए को देगा, और जगह के भी पैसे देगा, मतलब उसमें जो एसेट्स रखी होंगी उसके भी पैसे देगा, बिजनेस जहां पर है उस जगह के भी पैसे देगा, सब चीज तो खरीद रहा है। साथ के साथ उसकी गुडविल भी खरीद रहा है, उसकी गुडविल भी खरीद रहा है, तो गुडविल के भी पैसे देगा, गुडविल के भी पैसे देगा ना। तो वो गुडविल है कितने की, गुडविल कितने की है, वो कितना पैसा देगा गुडविल का, इसलिए गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। अब गुडविल की कैलकुलेशन किस टाइप से की जाती है हम ये देखते हैं। 3 चीजें अब हम समझ गए। चौथी चीज, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है। बेसिकली 3 तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन होती है। एक तो होती है एवरेज, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइज प्रॉफिट मेथड। हम 3 तरीके से गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज प्रॉफिट में भी 2 तरीके से होती है, एक होती है सिंपल, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, और एक होती है दूसरी, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइज में भी 2 होती है, कैपिटलाइज में भी होती है एवरेज कैपिटलाइज मेथड, और दूसरी होती है सुपर कैपिटलाइज मेथड। ठीक है, इसमें वो नहीं होता। तो बेसिकली हम सिंपल पढ़ेंगे, वेटेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज कैपिटलाइज मेथड, उसके बाद सुपर कैपिटलाइज मेथड,
फिर हमारा चैप्टर खत्म। तो ये 3 टाइप्स के हम पढ़ेंगे, तीनों टाइप्स के देखेंगे कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। इस वीडियो में मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का सिंपल बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम फर्स्ट पढ़ेंगे ये पार्ट। सिंपल प्रॉफिट मेथड। तो इसका जो फॉर्मूला है गुडविल निकालने का वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज्ड ईयर। इससे हम गुडविल निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट होता है बच्चों, हमें क्वेश्चन में गिवन होता है लास्ट कुछ ईयर्स के प्रॉफिट। 3 ईयर के भी दे सकता है, 4 ईयर के भी दे सकता है, 5 ईयर के भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जैसे कि 2021, 2022, 2023, मैं यहाँ 3 साल का लेके चलता हूँ। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ 50,000 का, थर्ड ईयर प्रॉफिट हुआ 1.5 लाख का। ठीक है, 3 साल का प्रॉफिट दे दिया लास्ट 3 ईयर का। करंट ईयर चल रहा है 2024, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट दे दिया। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तीनों का सम डिवाइड बाय ईयर्स। मतलब कि एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट होता है किसी का भी। एवरेज का मतलब होता है, जरूरी नहीं कि एस सम ऑफ प्रॉफिट। किसी भी चीज में हम एवरेज निकालते हैं ना, तो उसका सम करते हैं डिवाइडेड बाय जितने ईयर है। 1 2 3 ईयर है, तो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ ईयर्स। ये वाला परचेज ईयर नहीं है, ये अलग है। तो इसमें क्या होगा, सम, तीनों का सम करेंगे। 3 लाख आया, डिवाइड बाय कितने ईयर है, 1 2 3, डिवाइड बाय 3, तो हमारा गुडविल निकल के आया 1 लाख। 1 लाख गुडविल निकल के आया। अब मान लो किसी ईयर में लॉस दे रखा है। अब मान लो करंट ईयर 25 है और लास्ट 4 ईयर्स का दे रखा है। तो यहाँ पे मान लो 1 लाख का लॉस है। ये ब्रैकेट में इसका मतलब लॉस है, इस ईयर लॉस हुआ है। तो जिस ईयर लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे। जैसे कि ये 1 लाख, 1,50,000 हो गए, और 1,50,000 3 लाख हो गए। 3 लाख में से 1 लाख यहाँ माइनस करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा, 2 लाख। ठीक है, इनका सम 2 लाख निकल रहा है क्योंकि ये माइनस का है। 2 लाख डिवाइडेड बाय, अब कितने ईयर हो गए, 1 2 3 4, 4 ईयर्स हो गए। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या निकल के आया, 50,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 50,000 निकल के आया। ये समझ गए कि आप एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। अब नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है, ये देखो। मैंने यहाँ बताया था कि बी ए का बिजनेस खरीदता है तो वो परचेज गुडविल कहलाता है। ठीक है, तो परचेज गुडविल कहला रहा है। अब कस्टमर इसकी शॉप में आते थे, एक ही शॉप में आते थे, ये समझ के कि ये एक ही शॉप है, ये समझ के आते थे ना। और इसकी रेपुटेशन ज्यादा है क्योंकि सेल्फ जनरेटेड है, काफी सालों से मेहनत करा है, रेपुटेशन बनाई है, मार्केट में गुडविल बनाई है। तो कस्टमर क्या सोचते थे, ये एक ही शॉप है। पर बट इसने, बी ने ए का बिजनेस खरीद लिया, तब इसका ओनर कौन हुआ, बी। लेकिन कस्टमर को अभी भी क्या लगेगा, कस्टमर को अब भी लगेगा कि ये तो एक ही शॉप है, इसमें सामान अच्छा मिलता है, और रेट भी ठीक रहता है, रेट भी ठीक रहता है, और गुड्स भी क्वालिटी अच्छी होती है। तो कस्टमर तो अब भी उसके नाम से बिजनेस को पहचान रहे हैं ना कि ये ए का बिजनेस है। तो मतलब ये ए का गुडविल यूज कर रहा है, तभी तो इसने परचेज किया गुडविल, गुडविल के भी पैसे देने पड़े क्योंकि ए की गुडविल यूज कर रहा है भी। तो इसीलिए गुडविल को कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि ए कहता है कि देख तू मेरी गुडविल यूज करेगा, इसलिए गुडविल के भी पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, कस्टमर को लग रहा है ये अब भी एक ही है। तो आने वाले कुछ सालों तक, आने वाले मान लीजिए ये फ्यूचर
फ्यूचर में कुछ सालों तक भी एक ही गुडविल यूज करता रहेगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब कस्टमर को पता चल जाएगा कि हाँ ये तो अब बी का बिजनेस है ना। तो कुछ सालों तक तो एक ही गुडविल यूज करेगा। मान लीजिए 3 साल यूज कर सकता है, 4 साल यूज कर सकता है, 5 साल, जब तक करे। तो ये एस्टिमेटेड होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है, ये हमें निकालना नहीं पड़ता। लेकिन मैंने बता दिया कि एवरेज प्रॉफिट, ये सॉरी, नंबर ऑफ परचेज ईयर होता क्या है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, मतलब अगर 5 दे रखा है तो इसका मतलब है आने वाले 5 सालों तक गुडविल यूज करेगा भी, एक ही गुडविल आने वाले 5 सालों तक। और एवरेज प्रॉफिट मतलब बीते हुए सालों में जितना प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय जितने साल हैं। समझ गए, ये होता है। ये हमें नहीं निकालना है एवरेज प्रॉफिट, सॉरी, नंबर्स ऑफ परचेज ईयर हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन को आगे करता हूँ। यहाँ एवरेज प्रॉफिट निकल के आया था 1 लाख, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख निकल के आया था, इनटू क्वेश्चन में गिवन है कि 3 परचेज ईयर तो 1 लाख को 3 से डिवाइड, सॉरी, मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 लाख हमारा गुडविल निकल के आ जाएगा 3 लाख। सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं समझ आ गया, नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होता है ये भी समझ आ गया, लेकिन हमें निकालना नहीं पड़ता, गिवन होता है क्वेश्चन में, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा गुडविल निकल के आ जाता है। सिंपल प्रॉफिट मेथड में ये होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता। लेकिन बच्चों जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कुछ एडजस्टमेंट दी गई होती है, कुछ एडजस्टमेंट दी गई होती है जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन सिंपल नहीं आता, एडजस्टमेंट के साथ आता है। अकाउंटिंग में, पूरी अकाउंटिंग बुक में एडजस्टमेंट के साथ ही आएगा क्वेश्चन। तो क्या क्या एडजस्टमेंट आ सकती है, क्या प्रॉब्लम्स होंगी आपको, वो मैं सारे एडजस्टमेंट बता देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक फर्स्ट एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल लॉस। जब भी किसी ईयर में एबनॉर्मल लॉस दिया गया होगा, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 2022 में एबनॉर्मल लॉस है, 2022 में एबनॉर्मल लॉस है, 2022 की प्रॉफिट कितना, 50, और एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 20,000, 20,000, ठीक है, 20,000। तो एबनॉर्मल लॉस को हमेशा ऐड बैक कर लेते हैं, हमेशा ऐड बैक कर लेंगे एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक। जैसे 2022 में प्रॉफिट है इतना, और एडजस्टमेंट में कह रखा है एबनॉर्मल लॉस 20,000 है, तो 20,000 को हम 50,000 में ऐड कर लेंगे, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 70,000 का होगा। ठीक है, समझ गए। एबनॉर्मल लॉस हमेशा ऐड बैक होता है। अब एबनॉर्मल लॉस के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि लॉस बाय फायर, फायर लग गई उससे लॉस हुआ, या फिर लॉस बाय थीफ, चोरी हो गई, ठीक है, चोरी हो गई तो लॉस हुआ। तो ये हमारे एबनॉर्मल लॉस हैं, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। सेकंड आता है एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन हमेशा बच्चों डिडक्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना, एबनॉर्मल गेन हमेशा डिडक्ट होता है। मान लीजिए किसी ईयर में एबनॉर्मल गेन दे रखा है, 2023 में एबनॉर्मल गेन दे रखा है 20,000 का, तो 20,000 हम 1.5 लाख में से कम करेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, 1,30,000। ठीक है, एबनॉर्मल गेन हमेशा लेस होता है, जितना एबनॉर्मल गेन दे रखा होगा अमाउंट क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, उतना हम उस ईयर में से डिडक्ट कर लेंगे। एबनॉर्मल गेन का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि ओनर को जैकपॉट लग गया, कुछ जैकपॉट लग गया, तो ये तो बिजनेस से हटके प्रॉफिट हुआ ना, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट नहीं है ना। अब मान लीजिए किसी का बिजनेस है कार का, तो कार बेचा, कार बेच के जो पैसे मिले प्रॉफिट हुआ, तो ये तो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर जैकपॉट हुआ, उसने लॉटरी की टिकट खरीद रखी थी, लॉटरी लग गई, उसको जैकपॉट लग गया, तो ये बिजनेस से रिलेटेड गेन था क्या, नहीं था ना।
अगर उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या बिजनेस से रिलेटेड गेन है क्या? नहीं ना, क्योंकि उसका बिजनेस तो कार का है, कार बेचेगा, प्रॉफिट होगा, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे, वो बिजनेस का गेन नहीं है। जैकपॉट लग गया, वो बिजनेस का गेन नहीं है। बिजनेस का गेन क्या होगा? उसका जो भी काम है, जैसे कार का वो सेल करता है, तो कार सेल करने पे जो प्रॉफिट होगा वो होगा। इसीलिए बिजनेस से हटके जो भी गेन होता है उसको डिडक्ट कर लेते हैं, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाता है। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है ओवर वैल्यू ऑफ, पहले ओपनिंग स्टॉक ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमने गलती से ओवर वैल्यू कर दिया। ओपनिंग स्टॉक, चलो, ओपनिंग स्टॉक आपको कंफ्यूजन कर देगा, मैं क्लोजिंग स्टॉक ही पहले बता देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक समझ आ जाएगा ना आपको, ओपनिंग स्टॉक फिर ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों मेरी बात ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का सीधा सीधा संबंध होता है प्रॉफिट से, स्ट्रेट रिलेशन होता है, प्रॉफिट से सीधा सीधा संबंध होता है, ये बात मेरी ध्यान रखना। हमने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया। अब मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए था 50,000 का, हमने गलती से 70,000 का कर लिया, मतलब डिफरेंस कितना आ गया? 20,000 का। 20,000 ओवर वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक में, तो हमारा प्रॉफिट भी 20,000 ओवर वैल्यू दिखाएगा। समझ गए? क्लोजिंग स्टॉक अगर 20,000 से ज्यादा है तो प्रॉफिट भी 20,000 ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, ये समझ गए? अब फोर्थ पॉइंट, अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बोला क्लोजिंग स्टॉक का सीधा सीधा संबंध प्रॉफिट से होता है। अब इसी तरह अगर क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से कम है तो प्रॉफिट भी 20,000 से कम होगा। मेरी बात समझ गए? अगर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक जैसे ये दे रखा था 50,000, अब 20,000 से कम है, मतलब कि 30,000 है। गलती से 30,000 करा, लेकिन एक्चुअल क्या होना चाहिए था? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एक्चुअल होना चाहिए था 50,000, हमने 20,000 गलती से कम कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट भी 20,000 कम होगा। तो ये दो बात मेरी समझ गए? तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? प्रॉफिट को, ज्यादा है तो गलत है ना, ओवर वैल्यू है मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा दिखाएगा, गलत है ना? तो 20,000 को हम डिडक्ट करेंगे, इसको डिडक्ट करते हैं, क्योंकि हमने गलती से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी थी, गलती से बढ़ाई थी, तो प्रॉफिट भी गलती से बढ़ गया। अब उसको ठीक करने की क्या करना पड़ेगा? उसको घटाना पड़ेगा। 20,000 को घटाना पड़ेगा तो एक्चुअल अमाउंट आ जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगी, घटा दिया। अब हमने क्लोजिंग स्टॉक को कम लिख दिया गलती से 20,000, 20,000 कम लिख दिया तो प्रॉफिट भी 20,000 कम आ रहा है, गलत दिखा रहा है ना, प्रॉफिट गलत दिखा रहा है 20,000 कम। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड बैक कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे मतलब 20,000 ऐड कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो मेरी बात ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक का सीधा सीधा संबंध है होता है प्रॉफिट से, अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। अगर अंडर वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक तो प्रॉफिट भी अंडर वैल्यू होगा, तो उसको हमें ऐड करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। ठीक है। अब फिफ्थ आता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यहाँ से अब जितने भी पॉइंट होंगे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, तो सारे इम्पोर्टेंट लेकिन सीधे सीधे थे। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट आता है ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से सीधा सीधा संबंध नहीं होता। क्लो यहाँ सीधा सीधा संबंध था, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा था, तो उसको घटा देंगे,
अगर यहाँ कम हो रहा था तो प्रॉफिट को भी कम करेंगे, सीधा सीधा संबंध था ना। क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा, तो उसको ठीक करने के लिए हम ऐड बैक करते थे। अगर यहाँ ओवर वैल्यू है तो प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू होगा, तो उसको ठीक करने के लिए हम डिडक्ट कर लेते थे। अब इसमें क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर ओवर वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक, मतलब कि 50,000 से ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक, 50,000 से ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक, तो हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट 50,000 कम दिखाएगा। अगर ओपनिंग स्टॉक 50,000 से ज्यादा कर दिया हमने, तो प्रॉफिट 50,000 कम दिखाएगा। प्रॉफिट को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक कर देंगे मतलब कि प्लस कर देंगे 50,000, तो हमारा प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक से ठीक प्रॉफिट आ जाएगा। समझ गए। 6 पॉइंट है अंडर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सीधा सीधा दम नहीं है, ओपनिंग स्टॉक कम दिखा रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अगर ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा। अब इस प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्ट कर लेंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब आता है 7 पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, रिपेयर, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं ना, वो होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमारी एसेट्स होती है जो बैलेंस शीट में आती है। ठीक है, ये बैलेंस शीट, मतलब खर्चों को हम एसेट्स मान लेते हैं। खर्चों को हम एसेट्स मान लेते हैं। गलती कर दी ना, खर्चों को एसेट्स मान के। तो यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल था, ये खर्चा है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इसको हमने मशीन मान लिया, मतलब जो खर इलेक्ट्रिसिटी बिल का अमाउंट था उसको हमने मशीन मान लिया। मान लीजिए 50,000 का अमाउंट था, उसको हम मशीन मान लिया। गलती कर दी ना। हमारा एक हुआ क्या, हमने बिल को मशीन मान लिया तो हमारा एक्सपेंस में क्या हुआ होगा, एक्सपेंस तो कम हो गया। एक्सपेंस तो कम हो गया ना। बिल को, खर्चे को हमने मशीन मान लिया, एसेट्स मान लिया, तो हमारा खर्चा कम हो गया। खर्चा कम हो गया तो प्रॉफिट क्या हुआ होगा, खर्चा कम है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया। खर्चा कम हो रहा है, बिल को हमने एसेट्स मान लिया, खर्चे को एसेट्स मान लिया, तो हमारा खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट ज्यादा हो गया। लॉजिक सी बात है, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। खर्चा कम है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर 10 रुपए खर्चा कम हो रहा है तो 10 रुपए प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इस प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्ट कर लेंगे, प्रॉफिट को डिडक्ट कर लेंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहा है, गलती से दिखा रहा है ना, ये तो हमने गलती कर दी ना। गलती कर दी तो खर्चा भी कम हो गया, खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा। प्रॉफिट जो ज्यादा दिखा रहा है वो गलत अमाउंट है, अब सही अमाउंट करने के लिए लेस कर देंगे। ये हो गया। अगर यहीं तक क्वेश्चन में बोला है तब तो हम इतना करेंगे। अगर इसके बाद क्वेश्चन में बोल रखा है मशीन पे भी डेप्रिसिएशन लगा दिया, मशीन पे भी डेप लगा दिया, तो हमने गलती क्या कर दी, पहली गलती तो ये करी। पहली गलती तो ये करी कि हमने खर्चे को मशीन मान लिया, और दूसरी गलती ये करी मशीन पे डेप लगा दिया। दूसरी गलती, डेप नहीं लगाना था, क्योंकि वो तो हमारा मशीन मशीन थी नहीं, वो तो खर्चा था। तो हमने दो गलतियां कर दी, एक गलती को ठीक कर लिया हमने, खर्चा कम हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा, तो हमने प्रॉफिट को कम कर लिया, एक गलती ठीक कर दी। उसके बाद डेप्रिसिएशन को भी हमने कम करा होगा, डेप्रिसिएशन कम करा होगा हमने। तो जितना कम करा होगा हमने डेप्रिसिएशन, उतना डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ऐड बैक। समझ गए, पहली चीज तो डिडक्ट होगी, दूसरी चीज ऐड होगी। अगर पहली चीज ऐड होगी तो दूसरी चीज डिडक्ट होगी, ये बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन भी बोला है।
पहली गलती हमने ये करी, बिल को मशीन मान लिया। बिल को जब मशीन माना हमने तो खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करा हमने, डिडक्ट कर लिया। दूसरी गलती क्या करी, अब वो मशीन देखी हमने, मशीन पे हमने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया। दूसरी गलती हो गई। तो डेप्रिसिएशन को हमने कम करने के लिए, डेप्रिसिएशन कम करा होगा क्योंकि चार्ज करा डेप्रिसिएशन। तो उस गलती को ठीक करने के लिए क्या करा हमने, वापस से ऐड कर लिया। ठीक है, अब आते हैं 8 पॉइंट पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब हमने क्या करा, एसिड्स को गलती से हमने खर्चा मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। गलती से, होना नहीं था। एक्चुअल में एसिड्स था, उसको हमने खर्चे में डाल लिया। सेम वही चीज, मान लीजिए मशीन है, मशीन की जो वैल्यू होगी हमने उसको मान लीजिए रिपेयर मान लिया, खर्चा मान लिया। गलती कर दी हमने। तो मशीन तो हमारी एसिड थी और उसको हमने खर्चा मान लिया, तो हमारे क्या हुआ, खर्चा मान लिया तो हमारे खर्चे बढ़ गए। गलती से खर्चा बढ़ गया। तो अगर खर्चा बढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट कम होगा। अगर हमारा खर्चा बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। खर्चा 10 रुपये ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट 10 रुपये कम दिखाएगा। अब उस प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐड बैक कर देंगे। ऐड बैक कर दिया। ठीक है, उस खर्चे को हम क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। मतलब कि मशीन को हमने एसिड्स को एक्सपेंस मार लिया तो हमारा खर्चा बढ़ गया, क्योंकि हमने चार्ज में डाल दिया, रिपेयर में डाल दिया अमाउंट को। तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है। खर्चा जब बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा। अब उस प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, खर्चा कम है तो हम बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में यहाँ तक बोला है तो हम यहीं पे रुक जाएंगे। अगर उसके बाद डेप्रिसिएशन भी बोल रखा है, तो देखो एक्चुअल में तो डेप्रिसिएशन यहाँ लगनी थी, यहाँ नहीं लगनी थी, क्योंकि वो एक्चुअल में हमारा एक्सपेंस था। तो इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगनी थी, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करा। अब यहाँ एक्चुअल में मशीन है, एक्चुअल में हमारी एसेट्स है, तो हमारे इस पे डेप लगना था। हमने पहली गलती क्या करी, हमने एसेट्स को तो रिपेयर मान लिया, एसेट्स को रिपेयर मान लिया। और इसमें एक गलती ये हुई कि हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। डेप्रिसिएशन नहीं लगाया क्यों, क्योंकि हमने मशीन को हमने तो मशीन को नोटिस ही नहीं किया, हमने रिपेयर नोटिस कर लिया, तो उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। तो हम डेप्रिसिएशन को भी डिडक्ट कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन में जितना अमाउंट बोला होगा डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने जैसे बता रखा है, पहली चीज अगर एड बैक होगी तो दूसरी डिडक्ट होगी, अगर पहली डिडक्ट होगी तो दूसरी एड बैक होगी। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट का, वेटेज एवरेज प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट मेथड देखेंगे, कैपिटलाइज मेथड देखेंगे। हमारा चैप्टर फिनिश। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत ही आसान तरीके से गुडविल का कॉन्सेप्ट समझाया है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप भी अप्रिशिएट करिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।